दुनिया की सबसे कठिन तीर्थ यात्रा एक तरह से शुरू हो चुकी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अमरनाथ यात्रा की। और जम्मू से श्रद्धालुओं का पहला जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकल चुका है। कल से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। पूरी घाटी बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठी है। कुछ घंटों पहले जम्मू बेस कैंप में एलजी मनोज सिन्हा ने पूजा अर्चना के बाद अमरनाथ यात्रा के लिए पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाई। यात्रा के दौरान भूस्खलन वाली जगहों से गुजरते वक्त पत्थरों से बचने के लिए लोगों को हेलमेट दिए गए हैं। श्रद्धालु शनिवार को पारंपरिक बालटाल और पहलगाम रूट से पवित्र गुफा की ओर बढ़ेंगे। बालटाल रूट से जाने वाला जत्था शनिवार को ही हिमलिंग के दर्शन करके लौट आएगा। अमरनाथ यात्रा के लिए कल से तत्काल रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी शुरू हो गई है। पहले जत्थे में 3000 से ज्यादा तीर्थयात्री बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुए हैं। माना जा रहा है कि इस बार बड़ी संख्या में तीर्थयात्री अमरनाथ यात्रा पर जाएंगे और दर्शन का एक नया रिकॉर्ड कायम करेंगे। तो 6 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से अमरनाथ यात्रा, जिसे सबसे कठिन तीर्थ यात्रा में से एक माना जाता है, उसके लिए श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। पहला जत्था यहां पर रवाना हो गया है। इसके साथ ही लगातार हम आपको तमाम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस बार किसी भी तरह की कोई गलती ना हो, उसके लिए तमाम व्यवस्था की गई है। हम तो बहुत उत्साहित है। 2-3 महीना पहले ही हम तैयारी कर देते अमरनाथ जाने के लिए। यहाँ से जाते हम बोलते नहीं जाएंगे नहीं जाते, पर ऑटोमेटिक ऐसी खुशी हो जाती है कि हम आने के लिए बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। और आज जाने की इतनी खुशी है कि हम 1 मिनट के लिए सोए भी नहीं है। बहुत खुशी है, भगवान ने हम पे कृपा की है कि जो हमें फर्स्ट टाइम ही बुला लिया, पहले जत्थे में आए हैं। शब्द नहीं है, बयान नहीं कर सकते कि हमें कैसा फील हो रहा है। इस जगह पे आना मतलब मेरा पिछले 10 सालों से कंटिन्यू रहा है और आगे भी बाबा की रहम रही तो आगे भी आना बना रहेगा। हम तो इस समय मैं एक बस में हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यात्रीगण हैं कितने उत्साहित हैं इस वर्ष की श्री अमरनाथ जी की यात्रा को लेके। यात्रियों का पहला जत्था यहाँ जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हो चुका है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रियों को झंडी दिखाई और पहला जत्था कश्मीर घाटी के लिए रवाना हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि भक्त जो हैं भक्ति में सराबोर हैं और साथ ही में कितने उत्साहित है, हर्षोल्लास है यहाँ पर और काफी खुशनुमा माहौल है। देश के अलग अलग क्षेत्रों से श्रद्धालु आए हैं स्वामी अमरनाथ के दर्शनों के लिए। यात्रीगण काफी व्याकुल हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो स्वामी अमरनाथ के दर्शन कर पाए। लेकिन यहाँ पर आप देखिए जोश और जज्बा देखिए, यहाँ पर यात्रियों में उमस भरी गर्मी है लेकिन गर्मी का कोई असर नहीं दिख रहा है। यहाँ पर यात्रीगण काफी प्रसन्न है। हम यहाँ पर सीधा यात्रियों से बात करते हैं। जी आप बताइए, आपका नाम? जगदीश कुमावत, जयपुर राजस्थान से। जयपुर से आए। मुझे बताइए कितना मन में प्रसन्नता है? क्षमता इतनी है, अभी चलो 2 घंटे के अंदर दौड़ के दर्शन करेंगे बाबा के। अच्छा। हाँ, तो काफी प्रसन्न है। पहले जत्थे का आप जो भाग, हमको ये और भी मतलब आनंद आ रहा है कि हम लोग पहले यात्री होंगे अब की इस साल के बाबा के दर्शन करने के लिए। अच्छा, मन में कोई डर भय तो नहीं है? डर कोई बात नहीं, किस बात का डर है? आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। डर किसी बात का नहीं है। बोलो बाबा बर्फानी की जय हो। जी आप बताइए, आपका नाम? नन्नू देवी। कहाँ से आए? जयपुर से। जयपुर से। मन में कितनी प्रसन्नता है? इतनी खुशी है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। पहली बार आ रहे हैं यात्रा? पहली बार आ रहे हैं। अपन चारों धाम करके आए हैं और उसको करके ही अमरनाथ की यात्रा पूरी नहीं थी और उसको करके जाएंगे। पहलगाम मार्ग से जाएंगे, बालतल से जाएंगे? हम तो ऐसे ही जाएंगे, पैदल से जाएंगे। अच्छा। मुझे एक चीज बताइए कि जब आप वहाँ स्वामी अमरनाथ के दर्शन करेंगे पवित्र गुफा में, क्या मांगेंगे भगवान भोलेनाथ सब से? कुछ मांगूंगी मैं, क्या? सब कुछ मांगूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। घर में बहुत खुशी मांगूंगी मैं, बहुत बहुत खुशी मांगूंगी। घर में बहुत बहुत धन्यवाद मांगूंगी। आप बताइए, आप भगवान भोलेनाथ से क्या मांगेंगे? मैं पूरे संसार के लिए खुशियाँ मांगूंगी। सबसे पहले तो कि कुछ सब संसार खुशी रहेगा तो हम खुशी रहेंगे, क्योंकि सबकी मनोकामना पूर्ण करेगा बाबा भोलेनाथ है। हम साल भर से इतनी मन में उत्साह होती है कि कब बाबा के दर्शन करेगा, अब हमारा मन खुश होए। यहाँ पर यात्रियों में, जैसे कि मैं लगातार कह रहा हूँ कि आप देख सकते हैं इनके चेहरे पर जो मुस्कान है वो सारी जो है कहानी बताती है कि इनमें कितना उत्साह है, जोश और जज्बा है। काफी व्याकुल है यहाँ पर भक्त की वो जल्द से जल्द भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर पाए। बम बम भोले का जयघोष हो रहा है, हर हर महादेव का जयघोष हो रहा है और ये पहला जत्था है जिसको आज
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रवाना किया यहाँ जम्मू से हरी झंडी दिखाकर। और यात्रीगण काफी प्रसन्न हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द स्वामी अमरनाथ की पवित्र गुफा में ये पहुंच पाए। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू। तो शुक्रवार तड़के करीब 3:30 बजे श्रद्धालुओं का जो पहला जत्था है वो जम्मू के बेस कैंप से बालटाल और पहलगाम के लिए रवाना हुआ, जिसे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जम्मू बेस कैंप पहुंचे और पूरे विधि विधान से उन्होंने इस दौरान पूजा अर्चना की। 2 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाने वाले तीर्थयात्री काफी ज्यादा खुश और उत्साहित नजर आए। हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाई किस तरीके से वहां पर बाबा का जयघोष साफ तौर पर नजर आ रहा है। जम्मू से रवाना हुआ जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच थोड़ी देर पहले उधमपुर पहुंचा। अमरनाथ तीर्थ यात्रियों के पहले जत्थे का उधमपुर जिले के टीकरी में काली माता मंदिर में जिला प्रशासन ने फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी इस मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने भी अपना दिल खोलकर श्रद्धालुओं का स्वागत किया। तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा के लिए पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की गाड़ियां भी साथ में चल रही हैं। तीर्थ यात्रियों को लेकर बस उधमपुर से आगे के लिए रवाना हो चुकी है। तो 2 तस्वीरें आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से पहला जत्था जो है अमरनाथ यात्रा के लिए वो यहां पर रवाना हो गया है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाई पहले जत्थे। अमरनाथ यात्रा ऑब्वियस ही बात है कि इस बार जो लोग आने हैं वो पिछले साल से ज़्यादा ही होंगे जो एक्सपेक्टेड है। पहला। दूसरा चीज़ क्या है कि जो यूटिलिटीज़ हैं उनमें हमारी जो तैयारी है पहले से बेहतर हुई है और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी बेहतर इंतजाम किए गए हैं कि उधमपुर ज़िले में कोई ऐसी दिक्कत ना आए। और बात है लॉजमेंट सेंटर्स वगैरह की अगर कुछ इन केस ऑफ एक्सीजेंसी कुछ ऐसे इमरजेंसी पड़ती है तो हमारे पास बेहतर सुविधाएँ हैं ताकि लोगों को अकोमोडेट कर सकें। और अमरनाथ यात्रा से पहले उधमपुर के टीकरी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा है। इस बीच जम्मू से पहले तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को उधमपुर के डिप्टी कमिश्नर एसएसपी ने पूरे दल बल के साथ रिसीव किया और फूलमाला पहनाकर श्रद्धालुओं का स्वागत किया। उधमपुर के डिप्टी कमिश्नर ने भी उम्मीद जताई है कि इस बार अमरनाथ यात्रा में दर्शन के रिकॉर्ड। तो कल से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। जम्मू के बेस कैंप से आज सुबह रवाना हुआ श्रद्धालुओं का पहला जत्था कुछ घंटों में बालटाल और पहलगाम पहुंच जाएगा। इन दिनों ही जगह से तीर्थयात्री कल यानी कि शनिवार को अमरनाथ यात्रा के लिए चल पड़ेंगे। कल से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो रही है। 1 जुलाई से 31 अगस्त तक ये यात्रा चलने वाली है। देखिए, अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर के टूरिज्म और कल्चरल डिपार्टमेंट ने भी पूरी तैयारी कर ली है। टूरिज्म डिपार्टमेंट और पहलगाम के दुकानदार, होटल मालिक सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तीर्थयात्रियों के स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाकर वो बैठे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार अमरनाथ यात्रा जाने वाले तीर्थयात्रियों का रिकॉर्ड ब्रेक होगा। ये बड़ी खबर जो है ये सामने आ रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे, जिससे प्रदेश का पर्यटन उद्योग भी काफी फलेगा फूलेगा। आपको बता दें कि अब तक 3 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया है, जो वाकई में एक रिकॉर्ड ब्रेक करने वाला आंकड़ा है। डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट होता है और हर साल की तरह इस साल सब तैयारियां होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से लेके हमने की हैं और पूरी गवर्नमेंट इसमें जुटी हुई है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ के लोग और यहाँ के सब स्टेक होल्डर्स बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सब यात्री आके जम्मू कश्मीर की वार्मथ, हॉस्पिटैलिटी और इसकी ब्यूटी और ग्रैंडियोसिटी का लुत्फ उठा सकें। कहा जाता है कि अमरनाथ धाम की दिव्य गुफा ही वो जगह है जहां मां पार्वती ने भोलेनाथ से उनके अमर होने का रहस्य जाना था। देवी पार्वती के कहने पर भगवान शंकर अमरता का रहस्य बताने को तैयार हो गए थे, पर वो रहस्य को एक ऐसी जगह पर बताना चाहते थे जहां और कोई भी जीवित प्राणी उनकी अमरता की कहानी को सुन ना सके, और इसीलिए वो मां पार्वती को लेकर अमरनाथ गुफा आए। फैली बर्फ की चादर और उसके बीच प्रकट हो चुके हैं बाबा बर्फानी। भक्तों को बाबा बर्फानी का रूप लुभा रहा है।
भोलेनाथ के भक्त तैयारी में हैं पवित्र गुफा में महादेव का महारूप देखने के लिए, लेकिन अमरनाथ के इस अलौकिक रूप के दर्शन करना इतना आसान नहीं है। बाबा अमरनाथ की गुफा तक जाने के दो रास्ते हैं। सबसे पुराना रास्ता है जम्मू कश्मीर से पहलगाम होते हुए। जम्मू से करीब 315 किलोमीटर और श्रीनगर से 96 किलोमीटर दूर है पहलगाम। पहलगाम टू पवित्र गुफा 46 किलोमीटर। यहां से पवित्र गुफा करीब 46 किलोमीटर दूर है। इस रास्ते से अमरनाथ धाम की यात्रा 5 दिन में पूरी होती है। पहलगाम से पवित्र गुफा तक के हर पड़ाव के साथ भगवान शिव की अमर कथा जुड़ी है। पहलगाम टू बाबा बर्फानी की गुफा। पहलगाम में शिव ने छोड़ा अपना वाहन नंदी। अमरनाथ यात्रा जिस पहलगाम से शुरू होती है उसके बारे में पौराणिक मान्यता है कि देवी पार्वती को अमर कथा सुनाते वक्त भगवान शिव ने अपने वाहन नंदी को इसी जगह पर छोड़ा था। भगवान शिव ने कहा कि लेकिन ये कथा वहां पे कही जाएगी आपसे जहां तुम्हारे और हमारे बिना और कोई ना हो। तो उस कथा के रूप में हम कहते हैं कि जब जिसे आज आप पहलगाम कहते हैं, वहां जाकर के शिव ने नंदी को विश्राम के लिए कहा, तुम यहां रहो और प्रहरी रहो, गार्ड करो, कोई और ना आए। तो प्रहरी रहने से पहरवा जिसको कहते हैं हिंदी में प्रहरी ग्राम ही पहलगाम होते हैं। बेलगाम वेलगाम कुछ नहीं है, ये प्रहरी ग्राम है। वहां से पहलगाम टू चंदनवाड़ी। चंदनवाड़ी में शिव की जटा से दूर हुए चंद्रमा। पहलगाम से 16 किलोमीटर दूर है चंदनवाड़ी। मान्यता है कि इसी जगह भगवान शिव ने अपनी जटा से चंद्रमा को अलग किया था, जिससे इस जगह का नाम चंदनवाड़ी पड़ गया। चंदनवाड़ी टू पिस्सू टॉप। पिस्सू टॉप पर हुआ देवासुर संग्राम। चंदनवाड़ी के बाद अगले पड़ाव पिस्सू टॉप तक चढ़ाई और मुश्किल हो जाती है। मान्यता है कि भोलेनाथ के पहले दर्शन को लेकर यहीं पर देवासुर संग्राम हुआ था। तब भगवान शिव के आशीर्वाद से देवताओं को जीत मिली थी। उस युद्ध में इतनी बड़ी संख्या में असुर मारे गए थे कि उनके शवों के अंबार से ये पूरा पर्वत खड़ा हो गया था। पिस्सू टॉप टू शेषनाग। शेषनाग में शिव ने त्यागा गले का हार। पिस्सू टॉप के बाद यात्रा में अगला पड़ाव है शेषनाग। मान्यता है कि यहाँ महादेव ने अपने गले के हार शेषनाग को छोड़ा था। एक जगह पे अपने जो नाग हैं उनके शेषनाग, तुम यहाँ पर रुको, आगे किसी को मत आने दो। इस तरह करते करते इनकी अपनी सिंबॉलिक कथाएं हैं, इनका इंटेंशन और इसका मोटिव अलग है। शेषनाग टू महागुण पर्वत। महागुण पर्वत पर शिव ने रोका गणेश को। जैसे आप चलिए महागुणस एक आता है तीर्थ, यानी गणेश जी को कहा तुम यहाँ रुको, आगे किसी को मत आने दो। शेषनाग से लगभग 4.5 किलोमीटर आगे है महागुण पर्वत। पौराणिक मान्यता है कि महादेव ने अपने बेटे गणेश को इसी स्थान पर ठहरने का आदेश दिया था। महागुण पर्वत टू पंचतरणी। पंचतरणी में पंच महाभूतों से मुक्ति। महागुण पर्वत से 6 किलोमीटर आगे है पंचतरणी। मान्यता है कि यहाँ आकर भगवान शिव ने पंच महाभूतों यानी धरती, अग्नि, जल, वायु और आकाश को खुद से अलग कर दिया था और सबसे मुक्त होकर भगवान शिव पहुंचे थे इस निर्जन गुफा में, जहां उन्होंने देवी पार्वती को सुनाई थी अलौकिक अमर कथा। अमरनाथ की पवित्र गुफा तक पहुंचने का दूसरा रास्ता बालटाल का है। बालटाल के रास्ते अमरनाथ यात्रा करने के लिए श्रद्धालुओं को जम्मू से श्रीनगर और फिर सोनमर्ग होते हुए बालटाल पहुंचना होता है। बालटाल टू बाबा बर्फानी की गुफा 14 किलोमीटर। बालटाल के रास्ते अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक दिन में पूरी हो जाती है, लेकिन बालटाल का रास्ता जितना छोटा है उतना ही मुश्किल। पहाड़ पर सीधी चढ़ाई चढ़कर इस रास्ते बाबा बर्फानी तक वही पहुंच सकता है जो शारीरिक रूप से पूरी तरह फिट हो।
पहुंचने के रास्ते में हर कदम पर बाबा के चमत्कार की अनोखी कहानियां दिखती पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आगे बढ़ते हैं। पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा संपन्न हो चुकी है। जगन्नाथ धाम में भाई बहन के साथ मौसी के घर पहुंचे प्रभु जगन्नाथ जी वापस अपने धाम अब लौट चुके हैं। जगन्नाथ मंदिर में लौटने के बाद सुनावेशा की रस्म निभाई गई। परंपरा के मुताबिक देवी एवं देवताओं के रथ यात्रा की वापसी के बाद वाले दिन सोने के आभूषणों से भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ को सजाया जाता है। इस तरीके की परंपरा है। हर साल भगवान को नए जेवर जेवरात पहनाए जाते हैं। इस साल भगवान को 35 अलग अलग तरह के जेवरात से सुशोभित किया गया है। सुनावेशा आषाढ़ शुक्ल एकादशी तिथि या आषाढ़ के महीने में 11वें शुक्ल पक्ष में इसे आयोजित किया जाता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत हुई थी और आज ये रथ यात्रा संपन्न हो गई है। और महादेव की नगरी काशी में गंगा आरती के दौरान अद्भुत दृश्य ने आस्था का रंग भर दिया। दरअसल वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा की आरती शुरू हुई थी। भगवान इंद्र ने बारिश के रूप में दस्तक दे दी, लेकिन ना आरती में कोई विघ्न आया और ना भक्तों के उत्साह में। सब फुहारों के बीच मां गंगा की आरती में मशगूल रहे, मानो जैसे आस्था के आगे उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा हो। अर्चक भी पूरी तन्मयता के साथ आरती करते रहे। श्रद्धा और आस्था का विहंगम दृश्य जो भी देख रहा है वो महादेव की लीला के आगे नतमस्तक हो रहा है और बम बम भोले के जयकारे लगा रहा है। यूपी के प्रयागराज में जहां कभी माफिया अतीक अहमद का कब्जा हुआ करता था, वहां सरकार ने गरीबों के लिए आवास बनवा दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक कार्यक्रम में 76 लोगों को आवास की चाबी सौंपने वाले हैं। एक फ्लैट की कीमत 3.5 लाख रुपए रखी गई है। इसमें गरीबों को सब्सिडी का भी लाभ मिलेगा। अवैध कब्जे से छुड़ाई गई जमीन पर ये फ्लैट बनाए गए हैं और बेहद कम कीमतों पर जरूरतमंदों को दिए जा रहे हैं। अपना मकान पाने वाले लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया। आज बच्चों को रहने की जगह मिल गई, छुपाने की जगह। जहाँ हम लोग रहते हैं आज 25-30 साल से, वहाँ समझ लीजिए पानी छूटा था, बच्चे किस तरह से गुजारा करते थे। मगर आज बाबा के आशीर्वाद से मकान मिल गया, यही बहुत बहुत धन्यवाद उनको। लड़खड़ाती आवाज और आंखों से झरते आंसू, असल में ये आंसू नहीं बल्कि खुशियों के मोती हैं और ये खुशियां इन्हें दी है यूपी सरकार ने। इसी बात में प्रधानमंत्री के बहुत बहुत कहते हम धन्यवाद देते हैं, मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हैं कि हमको एक घर मिला है। प्रयागराज में ऐसे कई गरीब परिवार हैं जिनकी आंखों में बरसों से अपने घर का सपना पल रहा था, लेकिन अब उनका बरसों का सपना सच हो चुका है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। मतलब क्या ही मैं बयां ही नहीं कर पा रही हूँ मैं अपनी। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। सपना पूरा हुआ और योगी जी को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहिए। इस जमीन पर कभी अवैध कब्जा हुआ करता था, मगर अब यहाँ आम आदमी का आशियाना है। माफिया अतीक अहमद के कब्जे से खाली कराई गई जमीन पर फ्लैट बनकर तैयार हैं और ये फ्लैट 76 फ्लैट हैं और इन्होंने भगवा रंग से रंगा गया है। दुल्हन की तरह से पूरे फ्लैट को सजाया गया है। फूलों से सजाई गई ये हाउसिंग सोसाइटी प्रयागराज के पौष इलाकों में शुमार लुकरगंज में है। यहाँ प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 76 फ्लैट्स बनाए गए हैं। जिनको फ्लैट अलॉट हुए हैं उन लाभार्थियों के नाम की स्लिप उनके मकान के बाहर लगा दी गई है। और यहाँ पर फूलों से पूरे इस जो
पूरे फ्लैटों को सजाया गया है। और इन कमरों की बात करें तो इन कमरों में जिनके नाम से ये फ्लैट अलर्ट है उनको इनके नाम की ये पर्ची भी लगा दी गई है। 4 मंजिला इस बिल्डिंग में हवादार कमरों के अलावा पार्किंग, कम्युनिटी हॉल भी है। एक फ्लैट की कीमत 6 लाख रुपए है, जिसमें 1.5 लाख केंद्र सरकार और 1 लाख राज्य सरकार देगी। मतलब इस शानदार फ्लैट के लिए लाभार्थियों को सिर्फ 3.5 लाख रुपए ही चुकाने होंगे। अपने घर का सपना पूरा होने पर लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज सुबह 11 बजे लूकरगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे और लाभार्थियों को उनके फ्लैट की चाबी भी सौंपने वाले हैं। लेकिन क्यों खास है ये फ्लैट, चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए यहां पर समझाते हैं। दरअसल जिस जमीन पर ये घर बनाए गए हैं, कभी उस पर माफिया अतीक अहमद का कब्जा हुआ करता था। अतीक अहमद के कब्जे से इस जमीन को 2020 में मुक्त कराया गया। तो माफिया से मुक्त जमीन पर सरकार ने गरीबों के लिए आवास बनवाने का फैसला किया, जिसके बाद आज सीएम योगी प्रयागराज में कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों को फ्लैट की चाबी सौंपने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इन 76 फ्लैट को प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत बनाया है। ये घर प्रयागराज के लूकरगंज में है, जो 4 मंजिला टावर में है और इसमें 76 फ्लैट्स बनाए गए हैं। हर एक फ्लैट 300 स्क्वायर फीट में बना है। एक फ्लैट की कीमत 7.5 लाख रुपए रखी गई है। फ्लैट के लिए लाभार्थी से केवल 3.5 लाख रुपए लिए जा रहे हैं और जो बाकी की रकम है उसे सरकार की तरफ से सब्सिडी के तौर पर दिया जा रहा है। इन फ्लैट के लिए 6030 लोगों ने आवेदन किया था और ये आवेदन ऑनलाइन मंगवाए गए थे। तो 1600 आवेदनकर्ताओं को घर के लिए योग्य पाया गया और लॉटरी सिस्टम के जरिए लाभार्थियों को चुना गया। तो सावन की शुरुआत होने वाली है। शिव की नगरी काशी में भक्तों का तांता लगने वाला है। ऐसे में प्रशासन वहां पहुंचने वाले शिव भक्तों को खास तोहफा देने की तैयारी में है। वाराणसी में गंगा नदी की धारा पर वाटर टैक्सी चलाए जाने की योजना है, जिसका ट्रायल शुरू हो चुका है। इस वाटर टैक्सी के जरिए श्रद्धालु बिना जाम में फंसे मंदिरों के दर्शन कर पाएंगे। भगवान शिव की नगरी काशी, जहां इन दिनों श्रावण महीने की तैयारियां जोरों पर हैं। हर साल श्रावण मास में भगवान विश्वनाथ के अभिषेक के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस बार भी सावन में बड़ी संख्या में शिव भक्तों के काशी विश्वनाथ पहुंचने की उम्मीद है। इस खास मौके पर काशी पहुंचने वाले शिव भक्तों को वाटर टैक्सी की सौगात मिलने वाली है। गंगा की लहरों पर इन वाटर टैक्सियों का ट्रायल शुरू हो चुका है और ट्रायल के बाद श्रद्धालुओं के लिए वाटर टैक्सी सेवा शुरू कर दी जाएगी। बहुत ही जल्दी हमारी योजना की सावन के महीने में ही हमारी वाटर टैक्सी चालू हो जाए और एक निश्चित अंतराल पे वे चलें, ताकि उन निश्चित अंतराल पे उतने बजे वहाँ पे वाटर टैक्सी लोगों को जरूर मिले। अगर निश्चित अंतराल से टैक्सी चलेंगी तो विश्वनाथ मंदिर में गंगा द्वार से जाने वालों की संख्या बढ़ेगी। यानी जल्द गंगा की लहरों पर वाटर टैक्सी तैरती नजर आएगी और इनमें सवार होकर सैलानी लहरों के बीच रोमांच का मजा भी ले सकेंगे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले हफ्ते 10 दिन में इसके पूरे संशोधन हो जाएं, तो इस वाटर टैक्सी को अफोर्डेबल प्राइस पे, जिस पे आम जनता इसको सहन भी कर सके, उतने कम प्राइस पे इसको चलवाते हुए लोगों को भी फायदा दे सके और जो सड़क पे भीड़ भाड़ होती है दर्शनार्थियों की, उसको भी कम कराया जा सके। इन वाटर टैक्सियों के जरिए तीर्थयात्री शहर के दूसरे प्राचीन मंदिरों तक आसानी से पहुंच सकेंगे। मतलब उन्हें सड़कों पर लगने वाले जाम से नहीं जूझना पड़ेगा। फिलहाल इसके 4 स्टॉपेजेस हमने प्लान किए हैं। ये राजघाट, फिर काशी विश्वनाथ का ललिता घाट, उसके बाद दशाश्वमेध घाट और उसके बाद अस्सी घाट। तो इस प्रकार से 4 घाटों के लिए ये प्लान हुआ है। फिलहाल 10 वाटर टैक्सी वाराणसी पहुंच चुकी हैं, जिन्हें राजघाट, ललिता घाट, दशाश्वमेध घाट और 80 घाट के बीच चलाए जाने की तैयारी है। एक वाटर टैक्सी में 40 यात्री सवार हो सकते हैं, जिनका किराया बेहद मामूली होगा, जिससे हर कोई इसका आनंद ले सकेगा। गंगा नदी में सफर के दौरान यात्रियों की सेहत का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा, इसलिए एक वाटर टैक्सी एम्बुलेंस के तौर पर भी इस्तेमाल की जाएगी। साथ ही नाविकों को भी वाटर टैक्सी से जोड़ने की कोशिश है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और अब बात साईं की नगरी शिरडी की हो जाए, जहां 80,000 भक्तों ने बाबा का प्रसाद ग्रहण किया। असल में आषाढ़ी एकादशी पर मंदिरों में कई हजार किलो साबूदाने की खिचड़ी का प्रसाद बनाया गया था। इसके लिए साईं बाबा संस्थान ने विशेष इंतजाम किए थे। श्रद्धा और सबूरी का संदेश देने वाले साईं बाबा के दरबार में यूं तो साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन आषाढ़ी एकादशी के दिन बाबा के दरबार की रौनक देखने लायक होती है। आषाढ़ी एकादशी पर साईं बाबा के भक्तों के लिए विशेष भोजन बनाया जाता है। इस बार मंदिर में 12,000 किलो साबूदाने की खिचड़ी बनाई गई। सर्व भक्तों के लिए हमने खिचड़ी बना रहे प्रसादालय माध्यम से। लास्ट ईयर हमने 75,000 भक्तों के लिए हमने प्रसादालय मार्फत से हमने दिया था, और इस साल भी 80,000 भक्तों का आने का शक्यता है। साबूदाने की खिचड़ी का ये प्रसाद वहां पहुंचे करीब 80,000 भक्तों ने ग्रहण किया। ये सभी भक्त आषाढ़ी एकादशी पर अलग अलग जगहों से साईं बाबा के दर्शन को पहुंचे थे, जिन्हें मंदिर समिति की तरफ से हॉल में आराम से बैठाकर खिचड़ी का प्रसाद परोसा गया। आषाढ़ी एकादशी के पावन पर्व पर हम साईं बाबा का दर्शन करने आए थे। इधर आकर हमने साईं भोजन प्रसाद करने का निर्णय लिया, तो इधर आकर हमें खिचड़ी खाने को मिली। आज बहुत अच्छा एकादशी है, खिचड़ी बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। जय साईनाथ। इससे पहले मंदिर में सेवादारों की फौज बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में खिचड़ी बनाती दिखी। खिचड़ी प्रसाद तैयार होने के बाद उसे बर्तनों में भरा गया और फिर श्रद्धालुओं तक पहुंचाया गया। वैसे तो यहाँ भक्तों को रोजाना रोटी, सब्जी और चावल का प्रसाद मिलता है, मगर साल में सिर्फ महाशिवरात्रि, आषाढ़ी एकादशी और कार्तिक एकादशी को उपवास के कारण खिचड़ी का प्रसाद बांटा जाता है। शिरडी से नितिन मिराणे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए टमाटर की हो जाए, तो देखिए पूरे देश में टमाटर की कीमतें इस वक्त आसमान छू रही हैं। टमाटर किचन का बजट भी बिगाड़ रहा है। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे उपाय जो आपको टमाटर के महंगे दाम से मुक्ति नहीं दिलाएगा, बल्कि थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आपको साल भर तक दिलाएगा फ्रेश और ऑर्गेनिक टमाटर। हमारी संवाददाता शिल्पी सेन की एक खास रिपोर्ट देखिए। लाल लाल टमाटर आजकल कुछ ज्यादा ही लाल हो रहा है। पूरे देश में टमाटर के महंगे दाम सुर्खियों में हैं। गृहिणियों के किचन का बजट भी टमाटर की वजह से गड़बड़ाने लगा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन किचन गार्डन में है, और थोड़ी सी कोशिश से आप टमाटर ही नहीं, हरी सब्जियों की महंगाई से भी आसानी से मुकाबला कर सकते हैं। टमाटर के भाव इस समय आसमान छू रहे हैं, महंगाई बढ़ी हुई है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने किचन गार्डन में टमाटर उगाया है। इस वक्त हम एक ऐसे ही किचन गार्डन में हैं और बहुत छोटी सी जगह है, 450 स्क्वायर फीट का ये मकान है। उसमें ये किचन गार्डन बना हुआ है जिसमें अमरूद, आंवला, पुदीना, गन्ना और टमाटर भी हमको दिख रहा है। हमारी संवाददाता शिल्पी सेन ने लखनऊ में एक ऐसे ही शख्स से मिली जिन्होंने अपने घर की खाली जगहों को किचन गार्डन बना रखा है। इनका कहना है कि आप थोड़ा सा खर्चा करके साल भर के लिए टमाटर क्या, हरी सब्जियों को भी उगा सकते हैं, जो इन दिनों महंगी हो जाती हैं। 12 इंच के गमले में मैंने टमाटर लगाया हुआ है। मैं सिर्फ गमले की और उसमें खाद मिट्टी के और पौध की लागत की बात करूँ तो 100 रुपए की मेरी लागत आई होगी। अगर मैं आज के दौर के हिसाब से अगर इसका कंपैरिजन करता हूँ कि जिस हिसाब से टमाटर के रेट इस टाइम बढ़े हुए हैं, बरसात में और बढ़ भी जाते हैं, ये भी और बढ़ेंगे। इस टाइम 70-80 रुपए 90 रुपए रेट चल रहा है, अभी ये रेट और भी बढ़ सकते हैं। तो मेरी 100 रुपए की लागत से मैं एक टमाटर की एक पौध से 10 से 12 किलो टमाटर ले रहा हूँ। लगभग 100 रुपए की लागत से मैं 1000 रुपए का मुनाफा यहाँ पे कमा रहा हूँ। टमाटर आप गमले में भी उगा सकते हैं। इसके लिए साल में 2 बार मार्च अप्रैल या सितंबर अक्टूबर का महीना सही होता है। उसमें कुछ खास देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती। आराम से एक पौधे से आपको कुछ महीने तक टमाटर लगातार मिल सकते हैं।
12 इंच के गमले में एक जो मैंने टमाटर की वैरायटी उगाई हुई है, और अब ये गर्मी का मौसम है, 40 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। उस 40 डिग्री टेम्परेचर में भी ये फ्रूटिंग कर रहा है और ये स्टार्ट हुआ है। लगभग ये सितंबर भर तक अब ये फ्रूटिंग करेगा और ये टमाटर की पौध मुझे 10 से 12 किलो टमाटर देगी। हालांकि किचन गार्डन महंगाई का इलाज नहीं है, पर इसमें हम अपने बागवानी के शौक के साथ आसानी से ऑर्गेनिक टमाटर उगा सकते हैं, जिससे महंगाई से राहत तो मिलेगी ही, सेहत के लिए भी ये फायदेमंद साबित हो सकता है। बस आपको इन पौधों का थोड़ा ख्याल रखना होगा। यानी अगर थोड़ी सी आप देखभाल करें और घर के जो किचन जो वेस्ट हैं, दाल कई बार धोने के बाद उसका जो पानी होता है, चावल धोने के बाद उसका पानी होता है, या फिर जो अगर आप नीम ऑयल का छिड़काव कर सकते हैं, उससे ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट इसमें देखने को मिलता है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गुप्ता के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। एक्ट्रेस अनन्या पांडे आजकल दिल्ली में है और अपने नए शो की शूटिंग कर रही हैं। हमारी संवाददाता नीतू झा ने उनसे फिटनेस से लेकर फैशन तक हर मुद्दे पर बात की। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। बॉलीवुड में जब फैशन की बात आती है और यंग डीवा की बात हो तो लोग अनन्या पांडे को बिल्कुल नहीं भूलते। स्टूडेंट ऑफ ईयर से अपनी पहचान बनाई और अब जो जितने भी यंग बच्चे हैं वो जब सोशल मीडिया सेंसेशन को देखते हैं अनन्या, तो आपको ही देखते हैं। ये बताइए, अब हमें अनन्या पांडे मिल गई हैं। बहुत सारी लड़कियों के सवाल जब हम यहाँ इंटरव्यू तक पहुंचे थे, क्योंकि आपको देखते ही लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। आपके फैशन की बात होती है, आपके ड्रेसिंग की बात होती है, आपके लुक्स की बात होती है, एंड यू आर वेरी प्रिटी। तो अनन्या पांडे का फैशन इंस्पिरेशन कौन है? वो मेरा फैशन इंस्पिरेशन आई वुड से जो मेरी फैमिली में औरतें हैं, माय मॉम, मेरी नानी है, मेरी दादी, आई थिंक मैं उनसे बहुत इंस्पायर हुई हूँ। नाउ माय यंगर सिस्टर आल्सो स्टाइल्स मी, शी इज माय लेटेस्ट स्टाइलिस्ट। शी जस्ट सेंड मी अ मैसेज सेइंग कि आई हैव पिक्ड आउट ऑल योर क्लोथ्स, यू हैव टू वेयर व्हाट आई हैव टोल्ड यू टू वेयर एंड स्टफ। सो आई थिंक एक्चुअली राइट नाउ जो मेरी छोटी बहन है राइसा, शी इज माय बिगेस्ट इंस्पिरेशन। सो योर फादर इज आल्सो वेरी स्टाइलिश, उनके भी स्टाइल की अलग से ही चर्चा होती है। तो क्या फादर मदर से थोड़ा थोड़ा आया है दोनों से कि स्टाइलिश बनना है? आई थिंक मदर से आना चाहिए था, पर अनफॉर्चुनेटली पापा से आया है जो मेरा स्टाइल। मैं बहुत लाउड कलरफुल हूँ, तो आई थिंक पापा से आया मेरा स्टाइल। अच्छा, मैं आपके बहुत सारे पुराने इंटरव्यू देख रही थी। आपने इंडिया टुडे से भी एक बार बात की थी जिसमें आप यूथ पे बात कर रही थी, साइबर बुलिंग पे बात कर रही थी, और आपने एक कैंपेन सा भी शुरू किया था कि जो नए बच्चे हैं जो सोशल मीडिया पे अगर वो साइबर बुलिंग का शिकार होते हैं तो खुद को कैसे रोके। ये थॉट कहाँ से आया कि नहीं मतलब मुझे कुछ करना है यंग जनरेशन? मुझे लगा, क्योंकि मैं इस जनरेशन की लड़की हूँ, मुझे लगा कि कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा था। इट्स अ वेरी प्रेवलेंट इशू, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है साइबर बुलिंग और जो हेट ट्रोलिंग रहता है ऑनलाइन। मुझे लगा कि कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा है, सब देख रहे हैं कि ये चल रहा है पर कोई अपनी आवाज़ उठा नहीं रहा है। सो दैट्स वेयर द आइडिया केम फ्रॉम। मैं हमेशा ऐसी हूँ कि ऐसे काइंडनेस इज द बेस्ट पॉलिसी, शुड ऑलवेज बी काइंड टू समवन। तो इट्स ऑलवेज बिन अबाउट प्रीचिंग लव, पॉजिटिविटी एंड काइंडनेस। मैं अगला सवाल यही पूछने वाली थी कि अगर हमें अनन्या से कुछ एक टिप लेना हो, फैशन टिप और हेल्थ टिप, क्योंकि आप बहुत फिट है अनन्या, तो हमें क्या फॉलो करना चाहिए? हमें कम खाना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हैव एवरीथिंग, ईट एवरीथिंग, डोंट एवर फील गिल्टी अबाउट व्हाट यू ईट। इफ यू आर ईटिंग, ईट विद लव एंड इट ऑल बी फाइन। जस्ट वर्क आउट एंड फाइंड अ वे ऑफ वर्किंग आउट दैट मेक्स यू हैप्पी। लाइक मुझे डांसिंग करना पसंद है, तो देन दैट्स अ वे ऑफ वर्किंग आउट इन इटसेल्फ। एंड अ फैशन टिप इज डू व्हाट सूट्स यू, डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी, बिकॉज इफ यू आर अनकंफर्टेबल तो दिखेगा लोगों को दैट यू आर नॉट कंफर्टेबल इन व्हाट